नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तराखंड के वो आदर्श गांव जो अब तक बस कागजों तक सीमित रह चुके हैं, असल हकीकत क्या है गोद लिए गांव की, इसकी जानकारी अब कांग्रेस पार्टी देगी और हर गांव में जाकर बताएगी उन सांसद और मंत्रियों के गांव के हाल के बारे में जिन्होंने इन गांव को गोद तो ले लिया है, लेकिन आज तक इन गांव को पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आदर्श गांव की हकीकत तलाशी की अब कांग्रेस। सच्चाई, बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार, पहले अपने विधानसभा क्षेत्रों का देखे हाल। सांसद आदर्श गांव योजना और मंत्रियों के गोद लिए गांव की हकीकत क्या है, कितना विकास इन गांव में हुआ, इसकी हकीकत प्रदेश कांग्रेस अब सबके सामने लाने की तैयारी कर रही है। वक्त बेवक्त मंचों से दावा हुआ है कि ये गांव मॉडल बनेंगे और विकास का चेहरा बदल देंगे, लेकिन कागज पर लिखने वाला मॉडल अब जमीन पर कहीं नजर नहीं आया। कई गांव में आज भी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की किल्लत हर गांव में है, शिक्षा के हालात खस्ता हैं और मेडिकल की सुविधा से लोगों को दो चार होना पड़ता है। ये सभी वो आरोप हैं जो कांग्रेस राज्य सरकार पर मढ़ रही है। उनकी हालत मैं एक गांव का बयां कर रहा हूं। तीरथ सिंह रावत जी ने एक गांव है पौड़ी गढ़वाल में, दौला सिरतोली, उस गांव को गोद लिया था। उस गांव में 14-15 साल पहले मैंने एक रोड सैंक्शन की थी। वो रोड आज तक, तब से लेकर अब तक, उस पर मिट्टी भी नहीं लगी है। बस जो खोदा था वो खोदा था और बस गांव गोद लिया साहब। तो ये फजूल की बातें हैं, इनकी फजूल की बातें हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो पिछले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में जो गांव गोद लिए गए, मतलब 2014 के बाद से, 15 साल तो नहीं पर 2014 के बाद 12-13 साल हो गए, तो इन 12-13 सालों में जो गांव गोद लिए गए, उन गांवों की स्थिति का श्वेत पत्र जारी करें। कांग्रेस अब इन गांव में जाकर और इन गांव की हकीकत को पूरे प्रदेश में बताने की तैयारी कर रही है, ताकि पता चल सके कि कौन सा वादा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। साथ ही पूरे प्रदेश में अब कांग्रेस राज्य सरकार के विकास की पोल खोलेगी। ऐसे ही रुद्रप्रयाग का देवली गांव है जो कभी सांसद ग्राम घोषित हुआ था, लेकिन इसका विकास भी आज तक धरातल पर नजर नहीं आया। ग्राम पंचायत देवली भणी ग्राम को तत्कालीन सांसद भुवनचंद खंडूड़ी जी के द्वारा गोद लिया गया था। गोद अपने आप में एक तौहीन भरा शब्द है, लेकिन गांव वालों में बड़ी खुशी का माहौल था कि हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि सांसद जी ने गोद ले लिया था। लेकिन उस समय से और आज तक जो है कि गांव का कोई विकास उस हिसाब से नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए था, कि सांसद निधि से लोगों को ये भरोसा विश्वास था कि सांसद निधि से गांव का विकास होगा, लेकिन 1 रुपया भी जो है सांसद निधि से खर्च नहीं हुआ है। बदले में इस रोड की स्थिति ऐसी है कि जिले में मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी गांव की रोड की ऐसी स्थिति होगी। बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। वही कांग्रेस के अभियान पर अब बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना कि कांग्रेस को किसी चीज में विकास नहीं दिखता। कांग्रेस अच्छी सड़क पर आंख मूंद कर चलती है और अच्छी सड़क को खराब बता देती है। कांग्रेस को जाना चाहिए हर गांव में और चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे ढूंढने चाहिए। ठीक, उनको क्यों विकास दिखाई पड़ेगा? वो विरोधी पार्टी है। वो तो चलती हुई सड़क पर भी अगर सड़क बहुत अच्छी बनी होगी तो आंख बंद करके चल देंगे और बाद में जाके आगे कहेंगे साहब इसमें 10 गड्ढे मुझे दिखाई पड़े, क्योंकि आंख बंद है। तो उनको तो बोलना है, तो उनका बोलने का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रहता है। हाँ, उनको अगर जाना हो और जगह जगह जाके अगर अपनी बात कहना चाहते तो कौन रोक लेगा? जाना चाहिए। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको भी कुछ न कुछ कोई आधार ढूंढना पड़ेगा जिसके आधार पर आगे चुनाव में जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जाए हो, उनके जवाब हमारे सांसद देंगे। गांव के विकास पर शुरू हुआ यह अभियान 2027 की राजनीति का नया मुद्दा बन सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इन गांव को कब विकास मिलेगा और कैसे, क्योंकि गोद लेने के बाद ना तो सांसद ने और ना ही मंत्रियों ने गांव को पलट कर देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। खबर देहरादून से है, जहां राज्य के विभिन्न पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में हाल के दिनों में जंगली जानवरों विशेषकर भालू और बाघ के हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वन भवन का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। वहीं वन भवन के मुख्य गेट से अंदर आकर तमाम कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की और कांग्रेस नेतृत्व ने
वन विभाग से जल्द इस पर कदम उठाने की बात कही। साथ ही ज्ञापन सौंपकर कुछ सुझाव भी दिए। पर सरकार को इस बात के लिए आगाह किया है कि सरकार जो कुंभकर्णीय नींद सोई हुई है उससे जागे, ये बात तय है। और इसके लिए सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता कि ये वन्य जीव और मानव का संघर्ष इस सरकार के समय हुआ, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस सरकार ने जिस प्रकार से कुंभकर्णीय नींद में सोकर उस तरफ से नजर फेर दी है, ये बड़ा सोचने का विषय है और सरकार उस नींद से जागे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा कि इस बात के लिए कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता कि संघर्ष क्यों हो रहा है, लेकिन उन संघर्षों में कमी लाने का जो प्रयास किया जा सकता है उससे सरकार बेमुख है। इससे हमारा इस बात से नाराजगी है। आम लोग जीवन उनका खत्म हो रहा है, संपत्तियों का नुकसान हो रहा है और सरकार जैसे गाय के मरने पे 35,000 रुपये का मुआवजा देकर अपने फर्ज की तीसरी समझ रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात देहरादून की करेंगे। ये जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वन विभाग की ओर कूच किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है। बताते ये भी चले कि घेराव जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए किया गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए खबर अब फिर देहरादून से है, जहां दिसंबर 2025 से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाली बाहरी राज्यों के वाहनों पर अब ग्रीन सेस लगने वाला है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों से आने वाली सभी तरह के वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही एंट्री टैक्स के रूप में ग्रीन सेस देना होगा। बता दें कि ग्रीन सेस की वसूली पूरे तरीके से ऑटोमेटिक होगी और वाहनों के फास्टैग से पैसे कट जाएंगे। इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पूरे प्रदेश में 40 से ज्यादा ANPR कैमरे लगाए गए हैं। और अब खबरों में रुक करते हैं मसूरी की तरफ, जहां नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें विकास के 35 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें शहर में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है। बैठक में सभासद सचिन गुहेर, अमित भट्ट और पवन भलवाल ने विकास के कई मुद्दों को प्रमुखता से रखा। बैठक में दोनों बैरियर्स को फास्ट ट्रैक स्कैनिंग मशीन से लैस किया जाएगा। उखड़ते कॉबलस्टोन हटाने का निर्णय भी लिया गया है। उसमें देखो विरोध दर्ज किया है, क्योंकि एक्चुअली में अगर जो संपत्तियां हैं उनको दोबारा से लीज करके किसी और को दे देंगे तो उसमें पूरा मसूरी शामिल होता है। और आज अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो फिर पूरी मसूरी में इसकी आग फैल जाएगी और जो कि मसूरी वासियों के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए एक दिक्कत और गलत संदेश जाएगा। इसलिए मैंने अपनी आपत्ति दर्ज की है। जो भी बात हो पारदर्शिता से हो, और पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे माल रोड में चाहे वो कितना भी बड़ा सौंदर्यीकरण हुआ हो, पर अगर कोई चोटिल हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, PWD के अधिकारियों से लगातार आपने भी रिपोर्ट लगाई है उसमें कि लोगों का कितना चोट लग रही है। तो खुशखबरी आपके लिए और जनता के लिए यह है कि PWD ने उसका एस्टिमेट बना दिया है और ऐसी जगह जहाँ पर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वहाँ से कोबल पत्थर हटाने का एस्टिमेट हो गया। जल्दी वहाँ पर पत्थर हटा के डामरीकरण कर दिया जाएगा। जो किताबघर से रोपवे के अंतर्गत जो बेरोजगार हुए हैं, जिनकी दुकानें टूटी है, तो जो हमने मांग उठाई है कि जो हमारी किंगरे के अंदर जो 9 दुकानें बनी हैं उनमें से 5 से 6 लोग जो भी हैं उनको वहाँ पे व्यवस्थित किया जाए। हमने सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा है। और नंबर 2 हमने ये रखा है कि जो हमारा जो 56 कोट है, जिनको आज 5-6 साल हो गए बेघर हुए हैं, उनके पूरे परिवारों को व्यवस्थित किया जाए। बहुत सारे मुद्दों पे सहमति जताई। हमारे टोटल 37 यहाँ पे एजेंडे आए थे। 37 में से 2 एजेंडों पे बोर्ड ने कहा कि इसको पेंडिंग किया जाए, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी 35 एजेंडों पे बोर्ड ने सहमति जताई है। अब खबर चमोली से है, जहां उत्तराखंड में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के उपचुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों के लिए देवाल ब्लॉक के कूलिंग गांव के ग्रामीणों ने भी सड़क नहीं तो वोट नहीं के बहिष्कार के साथ मतदान नहीं किया। नाराज ग्रामीणों का कहना है कि पिछले चुनावों का बहिष्कार करने से भी शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा है और उनके गाँव के लिए सड़क मार्ग की मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इससे आहत होकर वो फिर से इस त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का भी बहिष्कार करने के लिए विवश हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सड़क नहीं तब तक किसी भी
चुनाव में किसी भी सूरत में वो वोट नहीं करेंगे। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत का पहले से भी बहिष्कार किया है, अभी भी आए थे शासन प्रशासन से लोग, तो हम अभी भी बहिष्कार पर अड़े हुए हैं। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। जो हमारा प्रस्ताव शासन को दिया है उसी पर हम अड़िट हैं। कल को यहाँ पर PWD वाले थे, वो भी आधी अधूरी फाइल लेके आए, बोले कि फाइल नोडल में है। 2 साल हो गए हैं फाइल नोडल में है। 2-4 साल फाइल गोपेश्वर में फॉरेस्ट के ऑफिस में रही, 4 साल नोडल में रही। खाली ये मतलब एक गोल मोल का जवाब दे रहे हैं हमको, मतलब एक प्रकार संतुष्ट वाला जवाब नहीं है। न किसी की भी मतलब अधिकारी कर्मचारी या हमारे विधायक किसी भी अधिकारी कर्मचारी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। टिहरी गढ़वाल में NDAPS अधिनियम के तहत अपर जिलाधिकारी अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में NCORD बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों ने नशे से जुड़े मामलों पर अपनी मासिक कार्यवाही की जानकारी दी। ADM ने स्कूलों में प्रार्थना के दौरान नशा मुक्ति संदेश देने, शिकायत पेटिका सक्रिय रखने और ड्रग टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग ने नशा मुक्ति केंद्र प्रस्तावित होने की जानकारी दी। पुलिस और अन्य विभागों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम, निरीक्षण, सैंपलिंग और नोटिस जारी करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने नशे के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया। खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां उपनल कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर देहरादून में धरना दे रहे उपनल कर्मचारियों के पक्ष में आज नई टिहरी के हनुमान चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुरारी लाल खंडेलवाल ने सरकार द्वारा एस्मा लगाए जाने को तानाशाही बताते हुए विरोध जताया। कांग्रेस कार्यालय से हनुमान चौक तक निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, माफ कीजिएगा, कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने उपनल कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन, सेवा नियमितीकरण और सरकार द्वारा लागू एस्मा वापस लेने की मांग उठाई। मसूरी में हिमालयी भूवर्गीय विज्ञान और आपदा प्रबंधन को मजबूत आधार देने के उद्देश्य से भारतीय भूचूपकत्व संस्थान ने बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला की नींव रखी। सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर VM तिवारी ने इसकी आधारशिला रखी, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर EP डिमरी ने की। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वेधशाला भूकंपीय तरंगों, भूचुंबकीय बदलाव, भूमि तनाव और वायुमंडलीय मानकों की रियल टाइम निगरानी करेगी। इससे भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली, भूस्खलन जोखिम मूल्यांकन और शोध कार्यों को नई दिशा मिलेगी। ये परियोजना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि हिमालय में बहुत तरह की जो है एटमॉस्फेरिक और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑपरेट करते हैं, और वो प्रोसेसेस जियोमैग्नेटिज्म फील्ड, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, या जो एरोनॉमी होता है, जो आयनोस्फीयरिक में जो पर्टर्बेशंस होते हैं, चेंजेज होते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं। अंतर्गत बहुत सी ऑब्जर्वेटरी हैं, 4 लैब हैं, 15-16 ऑब्जर्वेटरी पूरे देश विदेश में फैली हुई हैं। और यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी खोलने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये हिमालय के टेक्टोनिक बेल्ट में है, और ये मल्टी पैरामीट्रिक जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी उस आंकड़ों को एकत्रित करके आने वाले समय में बहुत सी गूढ़ रहस्यों के ऊपर एक अध्ययन और रिसर्च करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। सर्वे ऑफ इंडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत सराहनीय योगदान हमको दिया और हमको एक नई वेधशाला खोलने का यहाँ पे एक मौका दिया। खबर इसी की है, जहां सनातन संस्कृति को संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने अपना 9वां स्थापना दिवस मां गंगा के तट पर धूमधाम से मनाया। 72 सीढ़ी घाट पर मां गंगा की भव्य आरती की और इस दौरान मां गंगा से सनातन संस्कृति को धरती पर बचाए रखने के लिए प्रार्थना की। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर की अगुवाई में मनाए गए स्थापना दिवस के अवसर पर साधु संत भी सम्मिलित हुए।
देखिए, हमारे राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का आज 9वां स्थापना दिवस है उत्तराखंड में। और इस स्थापना दिवस पर हमने सभी सनातनियों को, सभी भाइयों को, अपने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और संत समाज को, और आज के दिन हमने जो है हमारे देश की जो बेटियां जिन्होंने इस ऋषिकेश शहर से बाहर निकलकर देश का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिसमें हमारी बहन नीति अग्रवाल यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बनी, हमारी एक बहन नीरजा गोयल जो बहुत बढ़िया समाज सेविका है, तृप्ति भट्ट काड़ला जी, शिवानी गुप्ता जी, ये सभी महिलाएं शहर के अंदर एक संस्था को जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए समाज सेवा कार्य कर रही हैं। जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार सचिवालय में 2 दिवसीय प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन शुरू हुआ। उत्तराखंड सरकार ने अपनी दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं को पुनः रेखांकित करते हुए नीति निर्माताओं, वरिष्ठ प्रशासकों और जिला अधिकारियों को विकसित उत्तराखंड 2047 के रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाया। अपने उद्घाटन संबोधन में मुख्य सचिव आनंद बर्दन ने एसओसी को क्षेत्रीय अधिकारियों और नीति निर्माताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद का महत्वपूर्ण मंच बताया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं बाजपुर की ओर, जहां एक 20 वर्षीय युवक शहनवाज ने संदिग्ध परिस्थितियों में आकर फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वो एक लड़की के साथ वीडियो कॉल पर था, जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। परिजनों ने कमरे में उसे लटकता देखा तो कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। 12 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम शहनवाज है, उम्र लगभग 21 वर्ष है, उसने गांव बाजपुर में अपने घर में फांसी लगा ली है। जब बॉडी हॉस्पिटल में आई तो पुलिस द्वारा मौके पर जाया गया, उसका पंचायतनामा करा गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। तो इसमें अभी जांच प्रचलित है। इसमें ये भी संज्ञान में आया है, एक वीडियो आई है जिसमें वो एक वीडियो कॉल है। वीडियो कॉल पर जो मृत व्यक्ति है वो किसी से व्यक्ति बात कर रहा है और उसमें बात करते करते ही उसमें फांसी लगा दी गई है, उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस संदर्भ में भी पुलिस जांच कर रही है। जैसे भी तथ्य आते हैं उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और कितने लोगों के खिलाफ किया है? नहीं, अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है, ना कोई तहरीर प्राप्त हुई है। अभी उसमें जांच चल रही है। जैसे जो भी जिस हिसाब से जो भी चीजें आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, रुक कर लेते हैं चक्राता का, जहां जौनसार बावर में पारंपरिक बूढ़ी दिवाली का 5 दिवसीय पर्व धूमधाम से शुरू हो गया है। दिवाली से 1 महीने बाद मनाई जाने वाली इस अनूठी परंपरा में 200 से ज्यादा गांव शामिल होते हैं। पर्व के पहले दिन से ही पूरा जनजातीय क्षेत्र उत्सवों की रोशनी में जगमगा उठा है। ग्रामीण जलती मशालों के साथ पारंपरिक पोशाकों में झूमते हुए समूह नृत्य कर रहे हैं। ढोल, दमाओं की थाप पर हारूल, झेंता और रांसों के लोक नृत्य पूरे माहौल को उत्सव में बना रहे हैं। यह त्योहार फसल कटाई, परंपरा और देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। और जौनसार बावर में दिवाली 1 महीने बाद मनाई जाती है। उसमें जौनसार बावर के कल्चर जैसे डांस वगैरह और बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है। मतलब जो भी जौनसार की फेमस डिश होती है वो बनाई जाती है और डांस किया जाता है। और इसमें जो भी जौनसार बावर के लोग होते हैं, जैसे बाहर रहते हैं, देहरादून, विकास नगर वगैरह, वो सब गांव में आते हैं और बूढ़ी दीपावली को जोर शोर से मना। उत्तराखंड के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त के निर्देशानुसार जिले के सभी राशन कार्ड धारकों को 30 नवंबर तक अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।
ये जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार ने दी है। के अग्रवाल ने बताया कि निर्देश भारत सरकार से मिले हुए हैं और समय सीमा के बाद KYC न कराने वाले राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। जिले के तकरीबन 50% उपभोक्ता अभी भी KYC से वंचित है। उपभोक्ता अपने नजदीकी राशन डीलर के यहाँ न या अन्य राज्य में होने पर वहां भी KYC करा सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र व्यक्तियों को ही इसका लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से बैंकों में बैंक जो है अपने कंज्यूमर्स की KYC करते हैं, इसी तरह से खाद्य विभाग द्वारा जो है अपने राशन कार्ड धारकों की KYC की जा रही है और ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है तो और KYC के अंतर्गत हमने जो है समस्त जो हमारी ज़िले की दुकानें हैं 1047 हमने उन पे POS मशीनें लगा दी हैं। नैनीताल जिले में प्रेशर हॉर्न के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। SSP डॉक्टर मंजूनाथ TC के आदेश पर हल्द्वानी में पुलिस और CPU टीमों द्वारा सघन चेकिंग की गई है। अभियान के दौरान प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले 47 वाहन चालकों के चालान किए गए और उनसे 47,000 रुपये संयोजन शुल्क वसूला गया है। मौके पर ही कई वाहनों से प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए हैं। SP सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा। दूसरे चरण में प्रतिबंधित हॉर्न बेचने वाले ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो प्रेशर हॉर्न है ये MB एक्ट के अंतर्गत ये अलाउड नहीं है इसमें और इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि अचानक से पीछे से हॉर्न की तेज आवाज़ आने से सामने वाला जो चालक है वो कभी चौंक भी जाता है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के दृष्टिगत जो है इनको पूर्णतः यहाँ प्रतिबंधित किया गया है। इसमें हम लोग जो है अभियान चला रहे हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए और पहले चरण में जिन वाहनों के द्वारा इनका प्रयोग किया गया उनके विरुद्ध हमारे टीम के द्वारा इसमें विधिक कार्रवाई इसमें की गई है, चालान किए गए हैं उनके। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो ऑटो पार्ट के डीलर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो अनाधिकृत रूप से ये जो हॉर्न्स को बेच रहे हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग जल्द ही कार्रवाई करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां दिवाली के एक महीने बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक मंगसीर बग्वाल पर्व धूमधाम से शुरू हो चुका है, जबकि यमुना घाटी के बनाल और ठकराल पट्टी क्षेत्र में आयोजित ऐतिहासिक राजकीय देवलांग मेला इसका मुख्य प्रमुख आकर्षण है। इस पर्व में हजारों लोग दुनिया की सबसे लंबी मशाल कही जाने वाली देवलांग को तैयार करते हैं। देवदार के पेड़ को विशेष विधि से मशाल सामग्री से बांधा जाता है और रात भर ढोल दमाओं के साथ नृत्य और अनुष्ठान होते हैं। इसके बाद सुबह मंदिर परिसर में पारंपरिक प्रक्रिया के साथ देवलांग खड़ी की जाती है। ये पर्व क्षेत्र की एकता, समृद्धि और साहस का प्रतीक माना जाता है। हमारे पूर्वजों के माध्यम से विगत कई वर्षों हजारों वर्षों से ये मेला हमारे यहाँ पुजारगांव में हो रहा है और इस मेले को आगे बढ़ाने में हमारे युवा पीढ़ी और हमारे सारे लोग नातेदार रिश्तेदार गांव के किसी भी गांव में अगर रहते हैं, हमारी ध्यानी यहाँ से जा रखी हैं ब्याह के, तो ध्यानी अपने गांव में आकर आज मेले में सम्मिलित होती हैं और इस गांव का, इन तीनों गांव को और धनारी पट्टी का पूरा जो हमारे समाज के लोग जो बाहर रहते हैं, चाहे वो देहरादून हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे विदेशों में हो, वो सब इस मेले के लिए अपने गांव में आते हैं क्योंकि मेला हमारे सिद्धेश्वर महादेव का मेला है और माता पार्वती का मिलन का मेला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।